स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आज हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो अभी तक हमने क्या था, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया था, टू वेरिएबल्स में क्या होता है, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है ये भी हमने पढ़ रखा था। अब हमें पढ़ना है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कि अगर हम इसका किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो देखो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब मैं क्या करना है, मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो सपोज करो मैं यहाँ पे x की वैल्यू को लेट कर लेता हूँ 2, कि x क्या है 2। तो देखो अगर x 2 है तो हम गिवन इक्वेशन में x को 2 से रिप्लेस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से सोल्व करके y फाइंड करेंगे। तो ये आएगा 8 माइनस 2, तो यहाँ से y कितना आ गया हमारा 6। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक पॉइंट यहाँ से मिल जाता है 2,6। एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है हमारा ए। ऐसे ही हम एक और पॉइंट निकालते हैं। सपोज करो हमने एक्स को 4 लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स 4 है तो क्या होगा, गिवन इक्वेशन में एक्स को 4 पुट करेंगे तो ये 4 प्लस वाई इक्वल टू 8। यहाँ से वाई कितना मिलेगा 8 माइनस 4, और वाई कितना आ गया हमारा 4। इसका मतलब यहाँ से जो हमारा पॉइंट आया है ये क्या आएगा 4,4। तो इसको मान लेते हैं ये हमारा बी पॉइंट है। अब देखो अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ इसका देखो मैंने यहाँ पे पहले से ही बना के रखा हुआ था। ग्राफ हम कैसे करते थे, हम कि एक्स कोऑर्डिनेट हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस ये हमारा ओरिजिन होता था, इधर हमारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होंगे एक्स पे, इधर नेगेटिव होंगे। ऐसे ही ऊपर पॉजिटिव और वाई में नीचे नेगेटिव, तो ये नीचे की तरफ क्या होंगे नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ एक्स के लेफ्ट में क्या होंगे नेगेटिव। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आया था 2,6। तो 2,6 कहाँ पे आ जाएगा, x2 और y6, तो 2,6 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पॉइंट ए। ऐसे ही सेकंड पॉइंट क्या आया था 4,4। तो हमने यहाँ पे पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे 4,4। फिर क्या क्या ग्राफ बनाने के लिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और ये हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन आई, ये लाइन क्या है हमारी, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये होता है कि ये जो 2,6 है और 4,4 ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर ये सॉल्यूशन है तो ये पॉइंट्स हमेशा जिस भी, ये जो ग्राफ है ये वाली लाइन किसका ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो ये पॉइंट्स हमेशा इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस वाली लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सब इस इक्वेशन के क्या होंगे सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट आ रहा है, ये लाइन के ऊपर है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूँ यहाँ से, तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यहाँ पे x कितना है हमारा 6 है और y कितना है 2। तो इसका मतलब ये जो 6,2 है ये इस गिवन इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। पुट करके देखो यहाँ पे x 6 रखा और y को 2, तो 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 8। तो LHS और RHS बराबर आ रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे वो सब क्या होंगे उसके सॉल्यूशन होंगे। या ये कहे कि उसका जो भी सॉल्यूशन है वो हमेशा कहाँ लाई करेगा, उस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो ये होता था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो हमने यही पढ़ा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, कि किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक पॉइंट होगा, और वो पॉइंट हमेशा उस लाइन के ऊपर आएगा जो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जैसे यहाँ पे ये 2,6 4,4 कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो ये क्योंकि ये इसके सॉल्यूशन है तो इसके लिए ये कहाँ पे इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे फिर आता है ईच सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन एक्स वाई की फॉर्म में ही होगा क्योंकि दो कोऑर्डिनेट होते हैं, इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कोरस्पॉन्ड टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। मतलब कि अगर कोई भी उसका सॉल्यूशन है x, y, तो वो हमेशा वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट की फॉर्म में लाई करेगा। या ये कहे कि किसी भी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सब क्या होंगे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो अगर ये हमारा ग्राफ है तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, चाहे यहाँ पे हो या आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। देखो इस वाले कोऑर्डिनेट पे अगर मैं देखूँ x कितना है, x 5 है और y कितना है, y भी 5, तो ये 5,5 भी क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो ये था इसका ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोल सकते हैं या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब ये तो हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा। अब देखो
अब यहाँ पे आता है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो अभी तक हमने क्या किया था, हमने ग्राफ बनाना सीखा था। अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखे तो उनका ग्राफ बनाना सीखा था। और वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ा था कि भाई जब भी हम ग्राफ बनेंगे तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि या तो वो जो दो लाइन्स आएगी स्ट्रेट लाइन, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, या फिर दोनों लाइंस क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगा, या फिर वो क्या करेंगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। तो यही तीन कंडीशन थी। तो देखो यहाँ पे अब ग्राफिकल रिप्रेजेंट मेथड में हमें क्या पढ़ना है कि अगर हम किसी भी दो इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ की हेल्प से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो सब हमें पढ़ना है। तो देखो मैं पहले वाला केस लेके चल रहा हूँ, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अगर हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करो ऐसे कोई ग्राफ आता है इस तरीके से, तो देखो सॉल्यूशन का क्या बताया था अभी कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। जैसे ये वाली एक लाइन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे वो सब क्या होंगे, इस वाली इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होंगे। ऐसे ये जो लाइन है ये सेकंड इक्वेशन का है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे कि इस वाली लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन हमें तो एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है ना कि जो दोनों ही इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करिए, देखो ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर भी लाई कर रहा है, ठीक है ना। और ये पॉइंट सपोज करो मैं इसको ए नाम देता हूँ, ये जो पॉइंट ए है ये इस सेकंड इक्वेशन के ऊपर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब तो ये होगा जो यहाँ पे ए के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा वाई, वो इस फर्स्ट वाले के लिए सॉल्यूशन होगा और इस सेकंड वाले का भी सॉल्यूशन होगा। तो इसमें पहला यही आता है कि अगर हमारे पास जो ग्राफ है इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो वहां पे होगा इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो उस केस में उस इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन तो मतलब एक सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहेंगे वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है इफ लाइंस आर पैरेलल। अब देखो अगर लाइंस पैरेलल होगी, अगर लाइंस पैरेलल होगी तो क्या होगा, इस तरीके से कुछ होगा। तो क्या यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब अलग अलग होंगे, ठीक है भाई। जो पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं वो इसके ऊपर लाई नहीं कर रहे, और जो पॉइंट्स इसके ऊपर लाई करेंगे वो इसके ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस आती है तो वहां पे हम बोलेंगे कि उस वाले केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उन इक्वेशंस का, ठीक है। तो सेकंड केस यही था इफ लाइंस आर पैरेलल। तो इसमें क्या है, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस केस में उन दो इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक। अब थर्ड पॉइंट आता है कि अगर वो कोइंसिडेंट कर जाए। अब कोइंसिडेंट में क्या होगा, देखो कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने एक पहला लाइन बनाया, पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ऐसे आया, दूसरी इक्वेशन का जब ग्राफ बनाया तो वो उसके ऊपर ही लाई कर गया, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गई। अब देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया मान लो, और ये सेकंड इक्वेशन। अब जितने भी पॉइंट्स फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स, तो ये तो सेकंड इक्वेशन के ऊपर भी लाई कर रहे हैं ना। तो जितने भी पॉइंट्स फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है वो सभी सेकंड इक्वेशन का भी तो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तो हमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो इसका सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आता है कि इफ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना कि अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट हो रही है एक दूसरे के, तो उस केस में उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अभी हम इसको ग्राफ की हेल्प से भी सीखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। फिलहाल ये इसका क्या था, एक इंट्रोडक्शन था। अब देखो यहाँ पे दो चीज हो आते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होगा, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हैविंग सॉल्यूशन, ठीक है। और एक वर्ड आता है इनकंसिस्टेंट। एक वर्ड क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा नो सॉल्यूशन। तो कई बार हमसे ये भी पूछ लेगा कि बताओ कि जो भी हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब यही हुआ कि वहां पे उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखो सॉल्यूशन के लिए भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर वो हमारा
इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर हमारे पास उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। और अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। या फिर हम ये कहें कि अगर हमारा जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आए, ठीक है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। पैरेलल लाइन्स आएगा तो क्या होगा, नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर हमारा कोइंसिडेंट लाइन्स आएगा तो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। अब देखो, ये तो हमने सीख लिया कि अगर हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें कैसे देखना है, कब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा और कब उसका नो सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर हमें जैसे सपोज करो यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा है, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ नहीं बनाना। हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को देख के ही पता करना है कि उसमें उसका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो देखो, उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारी ये x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, जो भी कांस्टेंट टर्म है, इन सब का रेशियो फाइंड करेंगे। यानी कि हम क्या फाइंड करेंगे, a1/a2 फाइंड करेंगे, b1/b2 फाइंड करेंगे और c1/c2 फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 इक्वेशन में जो भी है, अगर हम सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, दोनों के x का कोफिशिएंट, उनका रेशियो, यानी कि a1/a2। फिर हमने चेक किया दोनों के y का कोफिशिएंट, यानी कि उनका रेशियो, y का कोफिशिएंट यहाँ पे b1, यहाँ पे b2, तो b1/b2 फाइंड किया। और फिर हमने क्या है, उनके कांस्टेंट टर्म का रेशियो, यानी कि c1/c2। तो देखो, फाइंड करने के बाद अब यहाँ पे 3 कंडीशन आ जाएगी। पहली कंडीशन ये है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी कि जो भी ये वाला रेशियो आया है a1/a2, ये इस b1/b2 का क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में जो लाइंस होंगी वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी। वहां पे जो ग्राफ मिलने वाला है इन इक्वेशन का, हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये कैसी लाइंस आने वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने प्लॉट नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, इनके जो कोएफिशिएंट है उनको देखते हुए यहाँ से रेशियो फाइंड करके इसी की हेल्प से हमने बता दिया यहाँ से कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है ग्राफ, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। इसका मतलब एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। या फिर ये कहे कि कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो हो गई हमारी किसकी कंडीशन, कि अगर हमें केवल क्या चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, कि a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2, कि a1/a2 का रेशियो जो है वो b1/b2 रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। अब ऐसे ही अगर इन तीनों का रेशियो बराबर आता है, बस ध्यान रखना, अगर हमने ऊपर जो कोएफिशिएंट लिए है वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, तो सभी में फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऊपर ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे a1/a2 कर दिया और यहाँ पे b2/b1, तो फिर ये चीज़ गलत हो जाएगी। अगर हमने ऊपर इक्वेशन फर्स्ट के कोएफिशिएंट रखा है स्टार्टिंग में, तो बाकी में भी इक्वेशन फर्स्ट के ही कोएफिशिएंट आएंगे, b1 c1। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं a2/a1, तो ऊपर भी फिर क्या होगा, b2/b1 c2/c1। ठीक है, क्या अब तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो देखो, अगर इन तीनों का रेशियो क्या आता है, इक्वल आता है, तो इस केस में क्या आएगा, हमारा जो ग्राफ आने वाला है वो कोइंसिडेंट लाइंस आएगा। ठीक है, ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। और अभी हमने पढ़ा है, अगर हमारे पास जो ग्राफ है कोइंसिडेंट लाइंस है, तो वहां पे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसे है, कंसिस्टेंट है, यानी कि उनका कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वो सॉल्यूशन हो सकता है एक हो या हो सकता है बहुत सारे हो, लेकिन सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसलिए हमने बोला यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा। और थर्ड कंडीशन आती है इसमें कि a1/a2, कि a1/a2 का रेशियो बराबर हो गया b1/b2 के रेशियो के, इन दोनों का रेशियो बराबर हो गया, लेकिन ये इस c1/c2 के बराबर नहीं हुआ। तो अगर ये इस तरह की कोई कंडीशन आती है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ग्राफ मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, पैरेलल लाइंस, यानी कि हमें 2 पैरेलल लाइंस मिलने वाली है। और अगर 2 पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये समझाया था कि उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था हमारा इसका 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखो, यहाँ पे हमें टेबल की फॉर्म में दिया गया है एनसीईआरटी में, कि हमने क्या किया, a1/a2 फाइंड किया, b1/b2 फाइंड किया, c1/c2। तो देखो, यहाँ पे कुछ इक्वेशन भी गिवन है। ये जो इक्वेशन है ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये एग्जाम्पल 1 की जो इक्वेशन थी ना वो थी। एग्जाम्पल 1 आपने देखा होगा पीछे, उसकी इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन आई थी। अब वहां से क्या करा हमने, a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, c1/c2 निकाला। तो देखो यहाँ से चेक करो, ये a1/a2 और b1/b2 कैसा है, दोनों बराबर नहीं है ना।
तो इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और देखो यहाँ पे इसका जो ग्राफ है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आया था। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आया था। तो हम विदाउट प्लॉटिंग इन इक्वेशन को बगैर प्लॉट किए भी हम इनके रेशियो की हेल्प से भी बता सकते हैं कि इसका जो ग्राफ आने वाला है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा या पैरेलल आएगा या कोइंसिडेंट आएगा। अब देखो अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें पता चल गया यहाँ से इंटरसेक्टिंग लाइंस आने वाला है, तो यहाँ से फिर हम ये भी पता कर लेंगे कि इसके कितने सोल्यूशन है। भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी, केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो यानी कि एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसलिए उसमें कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमें गिवन इक्वेशन है यहाँ पे 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0, ये एग्जाम्पल नंबर 2 में जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो है। अब यहाँ पे देखो हमने a1/a2 का रेशियो निकाला, b1/b2 का निकाला 3/6, ऐसे c1 c2 चेक किया -9/18। अब इनको देखो यहाँ पे ये सभी बराबर है। अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में करूँ तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो तीनों का रेशियो बराबर आ गया ना यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर तीनों का रेशियो बराबर है तो लाइंस कैसी आनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो इसका मतलब उसमें कितने सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखो एग्जांपल नंबर 2 में हमारा ग्राफ कैसा आया था, वही आया था कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों इक्वेशन, ये एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है ना। अब जो पॉइंट इस वाले इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है वो पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर भी तो लाई करेगा। तो इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन वो इसका सॉल्यूशन होगा, और जो इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो इक्वेशन इस वाले इक्वेशन का भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे कितने सॉल्यूशन मिल जाते हैं, हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसी थर्ड कंडीशन क्या थी, देखो ये जो थर्ड में दे रखा है ये हमें एग्जाम्पल नंबर 3 की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने a1/a2 फाइंड किया, 1/2 आया, b1 b2 फाइंड किया तो ये 2/4 यानी कि 1/2 ही है, और c1/c2 -4/12 सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3। तो देखो a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये 1/2 जो है ये इसके तो बराबर नहीं है ना। तो कंडीशन कौन सी यहाँ पे यूज हो रही है, a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2, नॉट, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस वाले केस में कैसा ग्राफ आएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हो, जो एग्जांपल 3 उसमें कैसा ग्राफ मिल रहा था, पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस है तो उसमें क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। भाई इस वाली इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, इस वाली इक्वेशन के ऊपर जो पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है वो केवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, इसको तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या देखना होता है कि हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना होता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ पे तो कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं रहा इन दोनों में, इसका रास्ता अपना अलग है, इसका रास्ता अपना अलग है, कभी ये इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो इसलिए पैरेलल लाइंस में हमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। तो यही हमने पढ़ा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। तो यही था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 3.2 का। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही है तो वहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अगर कोइंसिडेंट है तो वहाँ पे इन तीनों का रेशियो क्या होगा, बराबर है। और अगर पैरेलल लाइंस है तो वहाँ पे क्या होगा, a1/a2 b1/b2 बराबर होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल 4 पे अब हम आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, अब बस हमने जो भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा उसी को यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 4 में क्या बोल रहा है, चेक ग्राफिकली, कि ग्राफिकली हमें ये चेक करना है वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कि क्या जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन में दो बातें हो सकती है भाई, या तो हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर ये हो सकता है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, लेकिन सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और बोल रहा है इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली, कि अगर एग्जिस्ट करता है तो ग्राफिकली ही हमें क्या करना है, सोल्व करना है, यानी कि ग्राफ के हेल्प से हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन बताना है। तो करते हैं इस एग्जांपल नंबर 4 को। तो एग्जांपल नंबर 4 में हमें दो इक्वेशन गिवन है, x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। यहाँ पे करना क्या है, हमें ग्राफिकली चेक करना है कि इन दोनों इक्वेशन का जो भी है वो कंसिस्टेंट है, ये दोनों इक्वेशन, या फिर नहीं। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो क्या करना है, इनको ग्राफिकली सोल्व भी करना है। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें पता, हमने सीखा था सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी इक्वेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉट करना है तो उस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के 2 पॉइंट फाइंड करता हूँ। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे x को 0 लेट कर लिया। अगर मैं x को 0 लेट करता हूँ तो क्या करूँगा, इस x को कहाँ पे पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में। तो x को रिप्लेस कर दिया 0 से, तो 0 + 3y = 6। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3y = 6 - 0, यानी कि 3y क्या आ जाएगा, 3y सिंपली 6 है, और y क्या आ जाएगा 6/3 = 2। इसका मतलब हमें एक पॉइंट तो क्या मिल गया, 0,2। इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट क्या मिल गया, 0,2। इसको मैंने नाम दे दिया a।
ऐसे ही मैं एक और सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो सपोज करो इस बार मैंने y को यहाँ पे सपोज करो 1 ले लेते हैं। y क्या ले लिया 1। तो देखो यहाँ पे क्या होगा x + 3, y को हमने रिप्लेस कर दिया 1 से और ये आ गया 6। x इक्वल, अब ये 3 × 1 = 3 हो गया। अब 3 को हम RHS में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था, उधर आके माइनस, तो 6 - 3 हो गया। तो यहाँ से x कितना आ गया 3। तो हमें सेकंड पॉइंट क्या मिला यहाँ से 3,1। मान लेते हैं पॉइंट है हमारा b। तो फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन भी हमें दे रखा है 2x - 3y = 12। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो अगर हमने यहाँ पे x को 0 लेट कर लिया, x क्या ले लिया हमने 0, तो होगा क्या, गिवन इक्वेशन में x को 0 से रिप्लेस करो, 2 × 0 - 3y = 12। अब ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो बचा क्या यहाँ से -3y = 12। तो y कितना आ जाएगा 12/-3। अब ये कितना आ जाएगा 3 × 4 = 12, और क्योंकि माइनस है तो y क्या आएगा हमारा -4। इसका मतलब सेकंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या आया हमारा 0, -4। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा P। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो अब क्या करना है, ऐसे ही हमें एक और पॉइंट फाइंड करना है। तो सपोज करो इस बार मैं x को यहाँ पे x को क्या लेट कर लें यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो इस बार मैं y को लेट कर रहा हूँ यहाँ पे। y को मैंने क्या लेट कर लिया यहाँ पे 0। अब y 0 करने से क्या होगा, देखो 2x - 3 × 0 = 12। अब ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा यहाँ से 2x = 12। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 12/2 = 6। इसका मतलब सेकंड पॉइंट क्या मिला हमें यहाँ से सेकंड इक्वेशन का 6,0। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्यों। तो हमें दोनों इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट मिल गए हैं। पहला इक्वेशन के लिए हमें 0,2 3,1 एंड सेकंड इक्वेशन 0, -4 एंड 6,0। अब हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स को एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और वहाँ से इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है और यहाँ पे हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, x एक्सिस पे हमने इधर पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर कर लिया है 1 2 3 ऐसे 1 1 का डिफरेंस लेके 7 तक। इधर नेगेटिव आ गया है, y में इधर पॉजिटिव आ गया और इधर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हम लेके चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा x + 3y = 6। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या था 0,2 और सेकंड पॉइंट क्या था 3,1। तो सबसे पहले 0,2 कहाँ पे आएगा, देखो x 0 ये रहा और y 2, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा। तो ये पॉइंट क्या है हमारा 0,2। सेकंड पॉइंट क्या था इसका 3,1। तो देखो 3,1 कहाँ आ जाएगा, यानी कि x3 एंड y1। तो 3,1 कौन सा पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट। तो ये हमने क्या माना था b, तो ये हो गया हमारा 3,1। इन दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। कौन सी इक्वेशन है ये था हमारा x + 3y = 6। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा 2x - 3y = 12 और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आया था 0, -4। तो 0 -4 कहाँ मिलेगा, यानी कि x 0 और y -4। तो ये वाला पॉइंट क्या है 0 -4, तो ये पॉइंट मिल गया P 0 -4। और सेकंड पॉइंट हमारा आया था 6,0। तो देखो 6,0 ये रहा पॉइंट 6,0, x 6 और y 0। तो ये पॉइंट क्यों मिल गया हमें 6,0। अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करूँगा, दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, इनको इस पॉइंट को लिया और इस पॉइंट को लिया, दोनों को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ मिल गया। इक्वेशन का नाम क्या था यहाँ पे 2x - 3y = 12। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बोल रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस आर कंसिस्टेंट। क्या ये कंसिस्टेंट है, तो देखो कंसिस्टेंट के लिए क्या बताया था कि अगर या तो लाइंस हमारी क्या है, जो भी 2 स्ट्रेट लाइन है या तो वो इंटरसेक्ट करेगी या फिर कोइंसिडेंट करेंगी, तो क्या होगा कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे तो ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट तो है, ये तो प्रूफ हो गया कंसिस्टेंट है। अब आगे वो बोल रहा था कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी हमें सोल्व करना है। सोल्व का मतलब क्या हुआ कि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो देखो बताया था कि जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो देखो ये जो इक्वेशन है x + 3y = 6, इस इक्वेशन के ऊपर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे।
और इस वाले लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स अब आ रहे हैं वो सब इस लाइन के, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। लेकिन हमें तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए और इसको भी। तो ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है 6,0। तो देखो ये 6,0 इस फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर भी लाई कर रहा है और इस सेकंड इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये 6,0 ही इसका क्या होगा सॉल्यूशन। यानी कि इस वाले केस में x की वैल्यू क्या होगी 6 एंड y की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये है इसका सॉल्यूशन। नाउ एग्जांपल नंबर 55। देखो एग्जांपल नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कि हमें ग्राफिकली ये शो करना है कि जो दो इक्वेशन हमें गिवन है इसमें इनका एक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि वो इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर केवल एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, या फिर यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन के लिए हमें 2 पॉइंट फाइंड करने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे x क्या है 3 है। अब देखो जब मैं यहाँ पे x को 3 पुट करूँगा तो क्या होगा, ये 5x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया 3 से, माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। 5 3 ज़ा 15 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये 15 प्लस 1 ये तो कितना हो जाएगा 16, और माइनस 8y को मैं RSS में लेके तो कितना हो गया 8y। तो यहाँ से अगर y निकालें तो 8 कहाँ जाएगा 16 के डेनोमीटर में, तो y कितना आ गया 2। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें क्या मिल गया यहाँ से इसका 3,2। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है हमारा a, ये पॉइंट क्या है a। अब ऐसे ही हमें एक पॉइंट और निकालना है। तो यहाँ पे इस बारी में क्या करता हूँ, y को यहाँ पे सपोज करो -3 पुट करता हूँ। तो देखो y को -3 पुट करने पे क्या होगा 5x माइनस 8 y की जगह -3 प्लस 1 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा 5x ये प्लस 24 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो 5x कितना आ गया -25 और x कितना आ जाएगा -25/5। तो यहाँ से x मिल गया हमें, x कितना मिल गया -5। तो यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा क्या मिल जाएगा -5 -3। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू हमने लेट की है करने को, हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं -3 ही यहाँ पे रखूँगा, मैं -2 भी ले सकता हूँ, -1 भी ले सकता हूँ, 0 भी पुट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें वेरिएबल की वैल्यू इस तरीके से लेट करनी है कि जो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ये फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता है तो आंसर तो हमारा आ जाएगा, हम सोल्व तो कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे हमें उसको जो प्लॉट करने पे पॉइंट्स है वहाँ पे थोड़ा उसका डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए हमने क्या लिया कि हमने कुछ ऐसे पॉइंट लिए, मैंने ये रफ वर्क करके देखा कि मैं इसको -3 पुट करता हूँ तो x क्या मिलने वाला है, या y को -4 पुट करता हूँ तो x क्या मिलने वाला है। तो ये थोड़ा हमें इसे सोचना पड़ेगा कि हम इसको क्या पुट करें कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को ज़्यादा ईजिली हम प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब मैंने सेकंड इक्वेशन ली। अब देखो सेकंड इक्वेशन में देखते हैं 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। अब इस सेकंड इक्वेशन में क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले यहाँ पे डेनोमीटर में 5 है ना, तो इस डेनोमीटर से 5 को रिमूव करते हैं। अब 5 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे इक्वेशन को LHS को भी और RHS को भी 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो जब 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 15x। ठीक है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा -24y, इसी को 5 से मल्टीप्लाई किया ये आया 3। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से इस पूरे इक्वेशन में से देखो 3 का फैक्टर कॉमन आ रहा है ना, तो मैं 3 का फैक्टर कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा 3 × 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 3 डेनोमीटर में चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो क्या बचा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये तो वही इक्वेशन बन गई जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी, फर्स्ट इक्वेशन भी तो यही था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस इक्वेशन के भी सॉल्यूशन यही आने वाले हैं। तो बस मैंने मान लिया कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, अब मैंने पॉइंट को नाम चेंज कर दिया, बस P एंड Q, सॉल्यूशन वही रहेंगे। ठीक है, बाकी आप कोई अदर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इसका एक सॉल्यूशन मैं बताऊँ, इसका एक और सॉल्यूशन आ सकता है -13 -8। तो आप इसको भी प्लॉट करके यहाँ पे दिखा सकते हो। मान लेते इसका एक और सॉल्यूशन है -13 -8। अब क्या करना है मुझे, अब इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे
प्लॉट करना है। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं और वहाँ पे हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस बनाएंगे। तो देखो हमने ग्राफ पेपर पे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने प्लॉट कर लिया है और यहाँ पे हमने वन वन पॉइंट का डिफरेंस लेकर हम यहाँ पे पॉइंट्स भी सब कुछ लिख लिया है। तो देखो सबसे पहला इक्वेशन क्या था हमारा, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए हमारे पॉइंट क्या थे, 3,2 एंड सेकंड पॉइंट क्या आया था, -5, -3। ठीक है, ये हम क्या मानते हैं, इसको बी पॉइंट मानते हैं। ये क्या था, -5, -3। तो ए क्या है हमारा 3,2। तो 3,2 मतलब क्या हुआ, x3 ये रहा, y2 ये रहा। तो ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया है, ये आ गया हमारा a3,2। सेकंड पॉइंट है -5, -3। तो -5 ये रहा और -3 ये रहा। तो सेकंड पॉइंट भी हमें मिल गया है -5, -3। तो हम दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ से पॉइंट, ये हमने कर दिया इसको ज्वाइन। तो देखो ये जो हमें यहाँ पे अब ये ग्राफ मिला, ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये है हमारा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन ओरिजिनली तो हमें ये गिवन था, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिला और इसके पॉइंट्स क्या आए थे, वही p 3,2 q -5 -3। तो यानी कि सेकंड इक्वेशन के लिए भी यही पॉइंट होगा p 3,2, ये भी वही होगा और q पॉइंट भी यही होगा, कौन सा, -5 -3। तो जब ज्वाइन करोगे तो फिर से जो दूसरी लाइन मिलेगी वो इसी लाइन के ऊपर मिलने वाली है ना, यानी कि वो तो कोइंसाइड हो गया एक दूसरे के, कोइंसिडेंट हो गया दोनों लाइन्स। तो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी क्या होगा, यही होगा। यानी कि जो ओरिजिनल इक्वेशन थी मैं अब उसको लिखता हूँ 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। तो दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ एक सिंगल लाइन आ रही है, यानी कि दोनों लाइंस क्या होगी, कोइंसिडेंट। तो देखो इस वाले केस में क्या बताया था कि अगर इस तरह का आएगा तो उसमें क्या सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इस वाले केस में क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट बताया था आपको, -13 -8। ये भी क्या होगा, जब आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -30 -8 मिलेगा। तो वो भी क्या होगा, इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा सेल के परचेज करने गई, उसने पैंट्स खरीदे और कुछ स्कर्ट्स खरीदे। अब देखो उसने क्या किया, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड। अब जब उसके फ्रेंड ने पूछा कि उसने कितने पैंट्स और कितने स्कर्ट्स खरीदे, तो उसने क्या दिया, अब उसने भी उसको एक, यहाँ पे उसने बोला कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। तो उसने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 2 लेस है, यानी कि 2 कम है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, कि जितने भी उसने पैंट्स खरीदे हैं उसके डबल से 2 कम है क्या, स्कर्ट। फिर उसने बताया आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। और दूसरे तरीके से उसने बताया कि जितने भी मैंने पैंट्स खरीदे अगर मैं उसका 4 टाइम्स कर दूं और उसमें से 4 लेस कर दूं तो भी क्या मिलेगा, मुझे नंबर ऑफ स्कर्ट्स मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्योंकि बात किस किस की हो रही है, स्कर्ट्स एंड पैंट की, तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट एक्स लेट कर लेते हैं और नंबर ऑफ पैंट्स ये क्या आ जाएगा, वाई लेट कर लेते हैं। तो ये सब हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन यहाँ पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम अगर यहाँ पे इक्वेशन बनाए तो कैसे बनाएंगे, अभी एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखो पहला उसने बोला था कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस, यहाँ पे स्कर्ट के नंबर बता रही है वो कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो कितना है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, कि जितने भी पैंट्स का अगर मैं ट्वाइस कर दूं उससे 2 लेस क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट। तो देखो नंबर ऑफ स्कर्ट क्या है, एक्स। क्या बताया उसने कि पैंट्स का ट्वाइस, तो पैंट का ट्वाइस मतलब कि 2y, और उससे भी क्या है 2 लेस है ना, तो 2 लेस का मतलब क्या हुआ कि हमें 2 कम करने पड़ेंगे इसमें से भी। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर वो बोलती है ऐसे ही आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, कि नंबर ऑफ स्कर्ट को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, कि जितने भी पैंट्स खरीदे हैं उसका मैं 4 टाइम्स अगर करूं और उसमें से 4 लेस कर दूं तो भी क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स। तो उसने ये 2 इक्वेशन यहाँ से हमें मिल गई। अब बस हमें क्या करना है, हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा अबाउट।
तो हमें यहाँ पे बताना है कि उसने कितने पैंट्स खरीदे हैं और कितने स्कर्ट खरीदे हैं। तो देखो अब ये दो इक्वेशन बन गई है। बस अब तो हमें क्या करना है, अब हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर हम इसको देखेंगे ग्राफ की हेल्प से कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिया, फर्स्ट इक्वेशन एक्स इक्वल 2y-2। यहाँ पे मैं इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकालता हूँ। तो सपोज करो मैं यहाँ पे y को 0 लेता हूँ, तो y 0 लेने से क्या होगा, देखो यहाँ पे x इक्वल 2 इंटू 0-2। ठीक है, अब ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो x क्या मिल गया, -2। तो यहाँ से हमें एक सोल्यूशन क्या मिल जाता है इस इक्वेशन का, -2,0। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है। ऐसे ही मुझे एक और सोल्यूशन निकालना है। तो सपोज करो इस बार मैं x को 0 लेट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे, 2 इंटू y-2, सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना 2y इक्वल टू 2, तो y कितना होगा 2/2, तो y कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा 0,1। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है b। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने 2 पॉइंट निकाल लिया। अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, 4y-4। तो सेकंड इक्वेशन में सपोज करो हमने y को पहला तो 0 ही ले लिया, तो y अगर 0 होगा तो x कितना होगा 4 इंटू 0-4। तो यहाँ से ये कितना मिलेगा -4। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट पॉइंट आया है सेकंड इक्वेशन का, वो क्या बनेगा, पहले x लिखेंगे तो x कितना आया -4 देन y। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है p। ठीक है यहाँ तक। अब हमें एक और पॉइंट फाइंड करना है। तो इस बार हम y को क्या लेट कर ले, y को 1 लेट कर लेते हैं। अगर y 1 होगा तो x क्या होगा 4 इंटू 1 -4। देखो ये क्या बन जाएगा 4-4, इसका मतलब 0। तो यहाँ से सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है सेकंड इक्वेशन का 0,1। मान लेते हैं ये पॉइंट है Q। तो हमने दोनों इक्वेशन के लिए 2-2 पॉइंट फाइंड कर लिए। बस अब हमें क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स को एक ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले ग्राफ के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y को x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं x एक्सिस पे बात करूँ, मेरा नेगेटिव में जो जा रहा है -4 तक जा रहा है और पॉजिटिव में तो 0 पे ही रुका हुआ है। ठीक है, तो x एक्सिस में मुझे ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2-3 ले लूँगा यहाँ पे, मेरा इससे काम चल जाएगा। और नेगेटिव में मुझे कहाँ तक लेना है, -4 तक तो आना ही चाहिए। आ गया यहाँ तक, ये हो गया हमारा x एक्सिस। ऐसे ही y एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो मेरा पॉजिटिव में तो 0-0-1-1, यानी कि पॉजिटिव में ही जा रहा है, नेगेटिव में तो कोई जा ही नहीं रहा। तो वहाँ पे तो मैं फिर नेगेटिव लेने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी 1-2 पॉइंट हम प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू लिखने है कि हमें कहाँ तक लेके जाना है कहाँ तक नहीं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल 2y-2। इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट था -2,0। तो -2,0 कहाँ पे आएगा, -2,0 तो यही पॉइंट हुआ। तो ये पॉइंट आ गया हमारा a -2,0। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे 0,1। तो देखो 0,1 यानी कि y0 और x0 एंड y1, तो ये कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट। तो ये आ गया हमारा b पॉइंट 0,1। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या होगा, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मिल गया। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन थी, x इक्वल 2y-2। सेकेंड इक्वेशन हमारा x इक्वल 4y-4। फर्स्ट पॉइंट क्या आया था इसका -4,0। देखो -4,0 ये वाला पॉइंट आएगा ना, तो ये पॉइंट क्या है हमारा p -4,0। और इसके लिए सेकंड पॉइंट क्या था 0,1, यानी कि जो पॉइंट b है यही इसके लिए क्या है सेकंड पॉइंट 0,1। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये रखा और यहाँ पे स्केल रख के दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये इसका इक्वेशन मिल गया। ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये था x इक्वल 4y-4। अब देखो क्या बताया था कि जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये बात तो यहाँ से तय हो गया, इसका केवल कितना सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये जो पॉइंट है यही क्या है,
इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। और इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट देखो तो क्या है 0,1, यानी कि ये 0,1 क्या है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब x क्या है 0 और y क्या है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्कर्ट कितनी है 1 है, और नंबर ऑफ पैंट्स कितना है 4 है उसके पास। तो नंबर ऑफ स्कर्ट, इसका मतलब उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी है, और उसने पैंट्स कितनी खरीदी है यहाँ से, उसने 4 पैंट खरीदी है यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 से पहले जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था विद एनसीईआरटी एग्जाम्पल, यहाँ तक आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, बाकी अब आपको होमवर्क से 3.2 अटैम्प्ट करना है। जितने भी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अच्छी बात है, जो नहीं होंगे वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।